हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, अपना प्रथम अध्याय शुरू करते हैं हम। और हमारा प्रथम अध्याय है हिंदी व्याकरण का, भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, इस अध्याय में हम भाषा के विषय में जानेंगे और व्याकरण क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर भाषा क्या है। बच्चों, सृष्टि के प्रारंभ से ही प्राणियों को अपने भाव व संवेदनाएं एक दूसरे को प्रेषित करने की आवश्यकता रही है, यानी कि उसका आदान प्रदान हम करते आए हैं। भाषा इसका सर्वश्रेष्ठ व सशक्त माध्यम है, यानी कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? भाषा। प्रारंभ में मनुष्य की भाषा अस्पष्ट एवं संकेतात्मक थी, अर्थात जब मनुष्य का प्रारंभ हुआ इस धरती पर तो उसे एक दूसरे की भाषा समझने में कष्ट होता था, समझ नहीं आती थी। वह पशु पक्षियों की भांति विभिन्न ध्वनियों द्वारा अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करता था। जिस प्रकार पशु पक्षी बोलते हैं उसी तरह इंसान भी उस समय बोला करता था। किंतु आगे चलकर, अर्थात सभ्यता के विकास के साथ साथ उसे अपनी बात दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने के लिए तथा दूसरों की बात स्पष्टतया समझने के लिए एक उन्नत साधन की आवश्यकता अनुभव हुई, जिसके फलस्वरूप विभिन्न भाषाओं का जन्म हुआ। लेकिन आखिर में क्या हुआ? मनुष्य को ये समझ आने लगा कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे की बात को समझने के लिए किसी एक माध्यम की ज़रूरत है। तब भाषा का जन्म हुआ और विभिन्न भाषाएं हमारे समक्ष आईं। बच्चों, भाषा के द्वारा हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं तथा याद करते हैं। यह न केवल विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, अपितु उनकी उत्पत्ति का मूलाधार भी है। समाज के विकास एवं उन्नति में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इसी के माध्यम से मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करने में तथा अपने ज्ञान का संवर्धन करने में सक्षम होता है। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, जर्मन, चीनी, तमिल, जापानी, रूसी, अरबी, फ्रेंच, स्पेनी, पुर्तगाली, फारसी आदि विश्व की प्रमुख भाषाएं हैं। हमारे देश भारत की राजभाषा हिंदी है, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए भारत की राजभाषा हिंदी है। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान ने 21 अन्य भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। इस प्रकार भारत की कुल आधिकारिक भाषाएं 22 हैं। कितनी है बच्चों? 22 भाषाएं हैं, जो इस प्रकार है। ये 22 भाषाएं हैं: हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मराठी, डोंगरी, गुजराती, मणिपुरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता दी गई है। चलिए, अब भाषा क्या है ये तो हमने जान लिया, और कौन कौन सी भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। 22 भाषाएं, उनके भी नाम हमने आपको बताए हैं। अब हम जानेंगे भाषा के रूप। तो बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक, यानी कि भाषा 2 रूपों में हमारे सामने आती है। तो हम भाषा का प्रयोग मौखिक रूप से करते हैं बोलते हुए, या फिर हम उसका लिखित रूप करते हैं, यानी कि लिख कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आइए इनको भी थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। तो पहले जानेंगे हम मौखिक भाषा क्या है। बच्चों, जब हम बातचीत के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं तो भाषा का वह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। भाषा का यह रूप परिवर्तनशील है, अर्थात इसमें परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि मौखिक भाषा अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, अर्थात विदेशों की अपनी भाषाएं हैं और हमारे देश भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए इसका रूप बदलता रहता है। इसमें केवल ध्वनियों का ही प्रयोग किया जाता है, किसमें? मौखिक भाषा में। और दूसरा है लिखित भाषा। तो बच्चों, जब हम लेखनी द्वारा, लेखनी यानी कि लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो भाषा का वह रूप लिखित भाषा कहलाता है। भाषा का यह रूप अपरिवर्तनशील होता है, यानी कि इसमें परिवर्तन नहीं होता। जो आपने लिख दिया वो लिख दिया उस समय। लेकिन मौखिक भाषा क्या है? आप उसको बोल दिया तो आप उसको तुरंत विचार अपने तुरंत प्रकट कर सकते हैं दोबारा से। लेकिन लिखित भाषा में जो आपने लिखा वो लिखित रूप से आपके समक्ष आ गया। चलिए, इसमें विशेष बात भी है, वो जानने योग्य है, वो जान लेते हैं पहले। तो बच्चों, भाषा का मूल रूप मौखिक होता है, अर्थात
भाषा का मौखिक रूप सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसे सीखने के लिए किसी प्रकार का अभ्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से ही आ जाता है, क्योंकि बच्चा अपने घर से मौखिक भाषा को सीख लेता है। जबकि भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। स्थायी यानी कि हटता नहीं है, इसे अभ्यास द्वारा सीखना पड़ता है। बच्चा मौखिक भाषा घर से सीख के आता है, लेकिन लिखित भाषा का अभ्यास वो स्कूल में आकर करता है। इसीलिए स्कूलों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, भाषा जान लिया, अब बढ़ते हैं बोली की ओर। तो बच्चों, बोली का अभिप्राय स्थानीय और घरेलू बोली से है। यह किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है तथा इसका क्षेत्र भी सीमित होता है, यानी कि छोटा होता है, एक लिमिटेड होता है। इसका नाम प्राय स्थान के नाम पर ही रखा जाता है, जैसे मुंबईया हिंदी, कोलकाता हिंदी, ये सब क्या हैं? बोलियां हैं। तो स्थान के नाम पर इनका नाम रखा गया है। विशेष बात है इसमें जानने वाली बात है कि बोली का प्रयोग केवल बोलचाल के रूप में ही किया जाता है। इसे प्राय लिखा नहीं जा सकता, अर्थात बोली को लिखते नहीं है। इसीलिए इसमें साहित्य रचनाएं नहीं होती, अर्थात बोली में साहित्य रचनाएं नहीं की जाती हैं। ये याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं लिपि के बारे में जानने के लिए। तो बच्चों, मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अर्थात मौखिक भाषा को हम जब लिखते हैं तो वो लिखने के चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। इसका विकास अपने ज्ञान, विचारों और भावों को स्थिर व स्थायी रखने तथा दूरगामी बनाने के लिए हुआ है। अर्थात अगर लिपि हमारे सामने नहीं होती तो अपने इतिहास की जानकारी अब हमारे सामने नहीं आती, और हमारे इस समय जो कार्य चल रहा है उसकी लिखित जानकारी के द्वारा ही हमारी भावी पीढ़ी को इसकी जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि हमें लिपि का ज्ञान है। तो बच्चों, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। याद रखिएगा, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसके अतिरिक्त गुजराती, मराठी, नेपाली तथा संस्कृत भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है, अर्थात वो भी देवनागरी लिपि में ये भाषाएं भी लिखी जाती हैं। आइए कुछ अन्य भाषाएं जानें और उनकी लिपि जानें। जैसे उर्दू भाषा, इसकी लिपि फारसी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है और बांग्ला भाषा की लिपि बंगाली है। इसी तरह अन्य भाषाओं की लिपियां भी हैं। अब जानेंगे हम मानक भाषा के विषय में। तो बच्चों, लेखन में एक रूपता बनाए रखने के लिए भाषाविदों ने लिपि चिन्हों यानी वर्णों का मानक रूप निर्धारित किया है, जिसे मानक भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग समाचार पत्रों, दूरदर्शन, पाठ्य पुस्तकों आदि में किया जाता है। अर्थात जो विद्वान लोग हैं उनके द्वारा कुछ लिपि चिन्हों यानी कि वर्णों को एक विशेष रूप दे दिया गया है, वो मानक भाषा कहलाती है। अब विशेष बात है इसमें कि मानक भाषा के प्रयोग द्वारा एक ही लिपि चिन्ह को दो अथवा दो से अधिक प्रकार से लिखने की असुविधा से बचा जा सकता है। यानी कि एक शब्द को हम दो तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें मानक भाषा का, सही तरह की भाषा का ज्ञान है तो हमें पता लग जाएगा कि शुद्ध शब्द कौन सा है और हम उसे ही लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, भाषा के बारे में हमने जानकारी ले ली, लिपि के बारे में ले ली है। अब हम बढ़ेंगे व्याकरण की ओर। क्योंकि इस अध्याय का नाम ही भाषा और व्याकरण है, तो व्याकरण का जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो बच्चों, प्रत्येक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं, जिनका ज्ञान होने पर ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। अर्थात भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने एवं लिखने के नियमों का संकलन ही व्याकरण कहलाता है। वास्तव में भाषा के मार्ग पर व्याकरण उस ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो हमें भाषा के मनमाने प्रयोग से रोकता है। अर्थात अगर आपको किसी भाषा को स्पष्ट रूप से, शुद्ध रूप से जानना है तो उसके व्याकरण की जानकारी आपको होना बेहद आवश्यक है। हिंदी भाषा को भी आप तभी शुद्ध रूप में लिख सकते हैं जब आपको व्याकरण अच्छी प्रकार से आता हो। आपको शुद्ध अशुद्ध की जानकारी व्याकरण ही समझाता है। तो आइए व्याकरण का वर्गीकरण समझें। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण तथा अक्षर है, ये तो पता ही है आपको। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों के आधार पर ही व्याकरण को 3 विभागों में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।
आइए जाने एक एक करके इनको। सबसे पहले समझेंगे वर्ण विचार क्या है। तो व्याकरण के इस विभाग में वर्णों की बनावट, उच्चारण एवं भेदों पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। व्याकरण के इस विभाग में शब्दों की उत्पत्ति, प्रकार, बनावट तथा उच्चारण पर विचार किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार। तो व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के प्रकार, प्रयोग तथा रचना पर विचार किया जाता है। तो सामने चित्र के माध्यम से व्याकरण के विभाग दिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यानी कि व्याकरण के नियमों की जानकारी हमें कैसे मिलती है? सबसे पहले वर्णों का ज्ञान लेते हैं हम, उसके बाद हम वर्णों से शब्द बनाते हैं और उसके बाद शब्दों से हम वाक्य की रचना करते हैं। जब वाक्य की रचना हमें आ जाती है तो धीरे धीरे भाषा का विकास होता चला जाता है। तो बच्चों, ये तो पढ़ा हमने भाषा और व्याकरण, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को हम दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, भाषा भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है, जबकि लिखित रूप स्थायी होता है। बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की होती है तथा इसका क्षेत्र भी सीमित होता है। मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और लेखन में एक रूपता बनाए रखने के लिए भाषाविदों ने लिपि चिन्हों यानी वर्णों का मानक रूप निर्धारित किया है, जिसे मानक भाषा कहते हैं। व्याकरण वे शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। और व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय के जरिए हमने आपको भाषा और व्याकरण की जानकारी दी, जिसका जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण के बिना किसी भी भाषा की शुद्धता को ग्रहण नहीं किया जा सकता। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।